हेलो एवरीवन, वेलकम टू 365x। मेरा नाम असद मुस्तफ़ा खान है और मैं आपका साइंस का टीचर हूँ। मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। ठीक, तो आज हमारी साइंस की पहली क्लास है। आप सबसे पहले अपनी साइंस की क्लास कर रहे हो और आज हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत बेसिक और एक बहुत ही फंडामेंटल जो हमारा ज़रूरत होती है साइंस में, यानी आप बायोलॉजी में भी कह लो क्योंकि बायोलॉजी का चैप्टर है। तो बहुत जो एक फंडामेंटल चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है सेल के बारे में। तो वही चीज़ से आज हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, चैप्टर शुरुआत करने से पहले दो तीन चीजें जो आप ध्यान रखो, जब भी आगे आप मेरी क्लास करो या फिर किसी भी टीचर की क्लास करो, तो चीज ध्यान रखना कि हम ये चाहते हैं कि आप अपने नोट्स खुद से लिख के बनाएं। ठीक है, क्योंकि बहुत एक इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीका है पढ़ाई करने का। अगर आप वो अपने नोट्स खुद से लिख के बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है वो ज्यादा अच्छे से उसे रिटेन कर पाता है। ठीक है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप वहां सुन रहे हो, बहुत साइमल्टेनियसली ये चीज हो रही है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप ये चीज भूल जाओगे। तो वो चीज ना भूलो, तो उसमें बेटर ये रहता है कि आप सुनने के साथ साथ, समझने के साथ साथ उस चीज को लिख भी लो, उस चीज को ऐसे नोट्स के फॉर्म में भी ले आओ। ठीक, तब भी अगर कोई बच्चे ज्यादा आलसी हो, ज्यादा लेजी हो, तो आप उसे कम से कम अंडरलाइन करते हुए तो पढ़ना, वहां बुक में ही कहीं छोटा छोटा लिख लेना, अगर आप कहीं और नहीं लिख रहे हो, लेकिन एटलीस्ट अच्छे से उसे आप कहीं ना कहीं लिखो, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, ताकि आपका ब्रेन से अच्छे से रिटेन कर पाए। आप क्या करते हो, आप सुनते हो, सुनने के बाद आप देखते हो, बुक देखते हो, जब आप पढ़ रहे हो सब बहुत समझ में आता है, लेकिन बाद में लेके बैठोगे वही सेम चैप्टर तो सब भूल जाओगे। तो इसके लिए हम ये भी करेंगे कि मैं साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा, जिससे अगर आप बाद में चैप्टर को रिकॉल करना चाहते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दे रहा, या आप खुद से अपनी एक जगह पर लिखना, जो मैं लिख रहा हूँ वही सेम कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक, तो जो चीज मैं यहाँ पर मतलब लिखूंगा, तो उससे क्या फायदा होगा आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट से, कि आप अगर चैप्टर को रिकॉल करना है तो आप आसानी से रिकॉल कर पाओगे उस चैप्टर को बहुत अच्छे से और बहुत तेज, यानी 5 मिनट में चैप्टर पूरा रिकॉल कर लोगे उन इंपॉर्टेंट पॉइंट से, ऐसा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वाला चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb, consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of the tree. This was in year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells. Cell is a Latin word for little room. अब क्या हुआ था, सबसे पहली बार सेल हमारे किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने सेल देखा था। तो आपसे कोई कहेगा सेल डिस्कवर किसने किया था? सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। कौन सी ईयर में डिस्कवर किया था? 1665। ठीक है, अच्छा, आप किस चीज से डिस्कवर किया था? अब क्या था ना कि 1665 में आप देख रहे हो, इतना ये पुराना जमाना है 1665 का, यहाँ पर आपको अच्छे माइक्रोस्कोप मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से, यानी बहुत सारे लेंसेज कंबाइन करके उन्होंने अपना खुद का सेल्फ डिजाइन उनका माइक्रोस्कोप था। उसमें उन्होंने क्या किया, कॉर्क लिया। कॉर्क क्या होता है कि अगर आप कोई बड़ा सा पेड़ देख रहे हो, ठीक है, बहुत ट्री है, ट्री का आउटर मोस्ट पार्ट देखोगे तो थोड़ा चीज आप मतलब थोड़ा सा उसमें से जो डार्क ब्राउन कलर का होता है वो कभी कभी छूट भी जाता है, आप हाथ से करके देखोगे तो जो वो डेड पार्ट होता है, राइट, उसी को हम कॉर्क कहते हैं, उसी को हम कॉर्क कहते हैं। जो आप मान लो कि ट्री का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसी को आप क्या कह रहे हो, कॉर्क कह रहे हो। उसी को उन्होंने एग्जामिन किया था अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स टाइप के देखे थे, जैसे कि हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो उन्होंने देखा, तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा, मतलब ये है, ये कंपार्टमेंट्स टाइप के उन्होंने देखे, मतलब सेम एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं, लेकिन कंपार्टमेंट बॉक्सेस टाइप के देखे। तो उन्होंने उसे लिटिल रूम्स का, यानी उन्होंने सबसे पहली बार अगर आप कहोगे सेल्स किसने नाम लिया, तो वो भी रॉबर्ट हुक ने ही नाम लिया था। ठीक है, अब क्यों उन्होंने ये नाम लिया था? इन्होंने नाम इसलिए लिया था क्योंकि वो छोटे स्मॉल रूम्स की तरह लग रहे थे। ठीक है, तो ये हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पर लिख लेते हैं, या मैं ऐसे हेडिंग दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, जो मेरी भावना है, जो मेरी फीलिंग्स है उन्हें समझिएगा। ठीक, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नाम दे दिया। पहला पॉइंट आप लिख लो यहाँ पर, मतलब अच्छा पूरे पॉइंट्स पूरे सेंटेंसेस में हम नहीं लिख रहे, सिर्फ वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली जो हम चाहते हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर रॉबर्ट हुक, फिर हमने लिख दिया 1665, फिर हमने लिख दिया सेल, फिर हमने लिख दिया कॉर्क। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज को देखने से क्या फायदा होगा, इस चीज से यहाँ पर देखने से ये फायदा होगा कि आप देख रहे हो रॉबर्ट हुक लिखा हुआ है, 1665 लिखा हुआ है, सेल लिखा हुआ है, कॉर्क लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर आपने लिख लिए एक के बाद एक के बाद एक।
अब यहाँ पर आप क्या करोगे, जब भी इन्हें रिकॉल करो ना, जब अभी ये पॉइंट्स लेके बैठो, जब रिकॉल करो आप इस चैप्टर को, तो आप कनेक्ट करना इन वर्ड्स को कि ये वर्ड से मिलके बन क्या रहा है, इसके पीछे हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था वो आप रिकॉल करने की कोशिश करना। काफी मजा आएगा, काफी अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छे से आप पढ़ाई कर पाओगे और रिटेन भी कर पाओगे ज्यादा अच्छे से। ठीक, जो रट्टा जो आप लोग मारते हो, जो याद करते हो ना बैठ बैठ के क्वेश्चन आंसर, तो वो करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of word like cell to describe these units being used, मतलब जो तब 1665 में जो सेल वर्ड यूज किया गया था रॉबर्ट हुक के थ्रू, वो आज तक हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे क्या होगा, एनसीईआरटी में कभी कभी आपको थोड़ी बहुत कहानी भी देखने को मिलेगी। हम लाइन बाय लाइन डिकोड तो करेंगे एनसीईआरटी, लेकिन जो कहानी वाला पार्ट होगा उस चीज को स्किप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ना वो मेरे काम की है ना वो आपके काम की है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या चीज देखा, यहाँ पर हमें पूरे में आप ये समझो कि रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया और उन्होंने कॉर्क में सेल को देखा था अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है, ईयर कौन सा था, 1665। सेल का मतलब क्या था, लैटिन वर्ड में लिटिल रूम। लिटिल रूम क्या था, क्योंकि उन्होंने कंपार्टमेंट देखे थे। अब देखते हैं कुछ उन्होंने कोई स्ट्रक्चर हो हमारे पास उस चीज के लिए। एक सेकेंड, नहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। ठीक है, वही सेम चीज, कहानी की बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में क्या दिया हुआ, क्या बात हो रही है, क्योंकि पीछे तो आपके देखो एक्टिविटीज जो है ना सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है, और वो आप खुद एक बार देख लेना एक्टिविटीज में मैं आपको बताया क्या करूंगा। ठीक, these structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope. The cells of onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. These small structures that we see are basic building blocks. ठीक है, अच्छा एक और चीज, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर एक और लिखेंगे। मतलब देखो आगे तो वो आ ही जाएगा, लेकिन उसे पढ़ने से पहले ही हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, सेल्स फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर यूनिट। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया सेल्स जो है वो हमारे क्या है, बेसिक फंडामेंटल एंड बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द सेल है। ठीक है, अब ये बात आगे हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, इनका क्या मतलब है, क्या सीन है इनका, वो हम आगे देखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। These structures are called cells. Not only onions but all organisms that we observe around us are made up of cells. However, they are also single cells that will live on their own. ठीक है, अब जरूरी नहीं है कोई एक ऑर्गेनिज्म जो हो, जैसे मान लेते हैं कोई आप हो, आपका साइज छोटा है। ठीक है, और आपका कोई दोस्त है उसका साइज आपसे थोड़ा बड़ा है। जरूरी नहीं है कि आपका जो दोस्त है उसमें बड़े बड़े सेल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, और आपके अंदर छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट हो इसलिए आप छोटे हो। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं होगा कि आप ही के अंदर डिफरेंट साइजेस के, मतलब ऐसा होता है सेल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पर अनियन की बात हो रही है। ठीक है, अब अनियन का एक सेल होगा, उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और उस जरूरी नहीं है कि अनियन में डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स हो आपको मिले। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है, दी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल्स, जो बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हैं अनियन की, वो सब क्या होंगी, वो सेम ही होंगी। सेल से अलग ऐसा कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कहीं आपको सेल्स देखने को मिल रहे हैं, कहीं कोई और स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है सेल से अलग अनियन में, ऐसा नहीं होगा। अनियन को आप कहीं से भी ले लो, उसका आउटर पार्ट, इनर पार्ट, मिडिल पार्ट, कोई सा पार्ट लेके आप एग्जामिन कर लो माइक्रोस्कोप के अंदर, हर जगह आपको सेल्स ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारी की सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारी की सारी लिविंग थिंग सेल से मिलकर ही बने होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से अपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी और एक कहानी दी हुई है रॉबर्ट हुक के बारे में, हम देख लेते हैं क्या है ये। ठीक, सेल्स वर डिस्कवर्ड। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, बहुत प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, मतलब एक बहुत ही कम टेक्नोलॉजिकल एडवांस माइक्रोस्कोप था तब, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, तो उन्होंने खुद सेल्फ डिजाइन करके अपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से अपना माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था, तो इसलिए हमने उसे क्या कहा, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ठीक, फिर अच्छा एक और नाम आता है ल्यूवेन हुक, 1674।
With the improved microscope, improved देख लें आप, improved discovered the free living cells in the pond water from the first time। अब यहाँ पर लेवेनहुक ने क्या किया, जब हमने भी रॉबर्ट हुक की बात की थी, हमने देखा था कौन सा पार्ट लिया था ट्री का, सबसे आउटरमोस्ट पार्ट हम कॉर्क ने कहा, और मैंने आपको यही बताया कि वो कैसा था, वो डेड था। कैसा था वो? एक डेड सेल था। लेकिन यहाँ जब आप देख रहे हो, यहाँ पर जब लेवेनहुक की बात हो रही है, यहाँ पर देखो आज हम दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले चीज कि सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था, तो आप कहोगे रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आपसे कोई सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, तो आप कहोगे लेवेनहुक। ठीक है। अब लेवेनहुक ने क्यों हम सेल कहेंगे, क्योंकि उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया, पॉन्ड वाटर में बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे, बहुत सारे और जर्म्स होंगे। ठीक है। अब वो तो मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे, राइट। जो आपके कॉर्क के सेल्स थे वो तो डेड थे, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ट्री का, जैसे हम कॉर्क कहते हैं, वो डेड होता है। लेकिन जो पॉन्ड वाटर में हमने बैक्टीरिया देखे वो क्या थे हमारे, वो लिविंग थे। इस वजह से कहा जाता है कि सबसे फर्स्ट टाइम अगर किसी ने लिविंग सेल को देखा था या फिर लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, तो वो हमारे कौन थे, लेवेनहुक थे। ठीक है। तो हम ये चीज भी अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लेते हैं। ठीक है। देखो ऐसा नहीं है मैं आपको पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दूंगा, इंपॉर्टेंट बना दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है सच में। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे, आप किसी भी कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम उठा लो, कोई सा भी अपने स्कूल का एग्जाम उठा लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके काम ना आए तो मुझे बताना फिर आगे। ठीक है। या फिर ये चीजों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए तो आप मुझे बताना आगे। ठीक है। अच्छा पहले लेवेनहुक की थोड़ी स्पेलिंग देख लें, क्योंकि इनकी स्पेलिंग बहुत अजीब सी है। ठीक है। LEEUVEN। चलिए आगे देखते हैं। LEEU, ये स्पेलिंग से थोड़ा भैया क्या ही स्पेलिंग है, लेवेनहुक। ठीक है। 1674, यहाँ पर लिखोगे लिविंग सेल। अच्छा लेवेनहुक के बारे में आपको बात बताता हूँ कि जो हमारे रॉबर्ट हुक थे उनके पास थोड़ा प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, यानी उन्होंने कम एडवांस माइक्रोस्कोप था। लेकिन आप देख रहे हो ये टाइम जो है 65 से लेकर 74, ये टाइम कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है। 9 साल से इतना कोई बड़ा एडवांसमेंट नहीं आ गया था। लेकिन डिफरेंस क्या था कि जो आपके लेवेनहुक थे वो थोड़े अमीर थे। लेवेनहुक थे थोड़े अमीर थे, जो उनके पास ज्यादा पैसे थे। क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे थे, इस वजह से वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अच्छे से अपना माइक्रोस्कोप बना पाए और अच्छे तरीके से अपना माइक्रोस्कोप डिजाइन कर पाए। ठीक है। ये एक बहुत राज की बात है जो मैंने आपको बताई है। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। ठीक है। अब किसका नाम आया, रॉबर्ट ब्राउन का। अब सेल आपने देख लिया सेल क्या होता है, अब आपको नहीं पता होगा न्यूक्लियस भी क्या होता है। बता देता हूँ। एक मेन जो आपकी फंक्शनल यूनिट होती है एक सेल के अंदर, जो आपका सब कुछ संभालती है, सब कुछ कंट्रोल में रखती है, एक आपका हो कंट्रोलिंग सेंटर जो होता है ना सेल का, वो हमारा क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है। तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ये भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जाएगा। ठीक है। हम लिख लेते हैं यहां पर नंबर 4 रॉबर्ट ब्राउन। ठीक। उन्होंने डिस्कवर किया कहते हैं हमारा न्यूक्लियस। ठीक। अच्छा डेट भी लिख देते हैं वहां पर एक बार को, ऐसा ना हो कि डेट से ये हो जाए कि इसकी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। सबकी डेट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जहां पर डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे मैं वहां बता दूंगा, लेकिन जहां इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वहां मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे आपका पुरकिंजे इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, हमने पढ़ा नहीं, हम अभी ये सब देख रहे हैं कि मोर टू नो आपके और क्या क्या आप जान सकते हैं। और यकीन मानना है इस मोर टू नो है, इस मोर टू नो जो आपको दिया हुआ है ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से उठ के डायरेक्ट मतलब एग्जैक्टली उठ के आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इस वजह से ही मैं आपके लिखवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। ठीक है। यकीन मानना कि मुझे भी नहीं पसंद है कि मैं पूरा आपका चैप्टर को वो कर दूं, क्या नाम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवा दूं। ठीक है। क्योंकि मेरा भी आदत नहीं है, मेरी आदत है बहुत कंसाइज कर दो पूरे चैप्टर को, जिसे आप एक बार देखो 5 मिनट पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर सको। ठीक है। तो अब इसमें ये जो जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे सिर्फ वही लिखवाऊंगा, क्योंकि मैं भी उतना ही लेजी हूँ जितना कि आप हो, बल्कि उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है। तो उसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा, वही लिख पाऊंगा मैं। ठीक। अब लेकिन यहाँ पर जो चीज जरूरी है वो जरूरी तो है। ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं पुरकिंजे 1839। फिफ्थ आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। 1839 और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दी थी टर्म
प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है सेल के अंदर, मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे सेल हो गया एक ये, चलो इस पे बता देता हूँ, हाथ पे बताऊँ हम सामने थोड़ी ना पढ़ रहे हो आप मेरे, है ना। अब हम सेल को देख लेते हैं, चलिए यहीं पर कहीं देख लेते हैं पॉइंट्स में। ये मान लेते हैं ये एक आपकी बाउंड्री है, ठीक, ये आपकी बाउंड्री है। चलिए तो थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लें एक बार। अब ड्रॉ कर ही रहे हैं तो थोड़ा बेहतर तरीके से कर लेते हैं। ये मान लेते हैं ये हमारे सेल की बाउंड्री है, ठीक, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक। अब आपने देख लिया ये आपकी सेल की बाउंड्री, आपका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर ये जो चीजें इधर, ये चीज है, ये जितना भी यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ होगा न्यूक्लियस के बीच में और इसके बीच में, ये यहाँ पर फ्लूइड है। इस फ्लूइड को हम, अरे चलिए रुक जाइए, मतलब ये कहाँ शेप में चेंज हो रहा है, इसे मिटा देते हैं। ऐसा क्योंकि नहीं होता है कुछ, है ना। ओके, ओके तो आप मिटोगे नहीं, हट जाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर से बना देते हैं जल्दी से, ऐसा कुछ अब नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेल है, ये हमारा मान लेते हैं हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये सब आपका क्या कहलाता है, ये सब आपका कहलाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है, जो आपका लिक्विड सब्सटेंस है न्यूक्लियस के, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है अंदर वाला। ये आपका क्या है, ये आपकी मेम्ब्रेन है, सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, और वो न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के और जो आपके आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसके जो बीच में सब सब्सटेंस है आपका, ये वाला लिक्विड वाला, इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन हमें जानना क्या था, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे, ये जो लिक्विड है आपका साइटोप्लाज्म, इसमें आप बाहर वाली मेम्ब्रेन, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, उसे और ऐड कर दो, और इसे ऐड करके क्या बनता है आपका प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। तो आपका साइटोप्लाज्म क्या हो गया कि आपका न्यूक्लियस है और एक सेल की आपकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है, उसके बीच का जो पार्ट है वो कहलाएगा साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर उस साइटोप्लाज्म में और बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसे भी आप ऐड कर दोगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है। चलिए यहां से थोड़ा साफ कर देते हैं इस चीज को, सेल को बना रहने देते हैं। सेल कहाँ जा रहा है हमारा, कुछ और समझाना हो तो फिर देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने लिख लिया यहाँ पर पोर्किंजे 1839 में इन्होंने क्या किया था, टर्म प्रोटोप्लाज्म इन्होंने दी थी, ठीक। द सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, दैट अ सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट श्लेडन एंड श्वान, ठीक है, श्लेडन एंड श्वान, ठीक है। नंबर 6 पे हम लिखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा साइंटिस्ट का जो नाम होता है ना उसमें थोड़ा मेरा हाथ तंग है, तो कभी अगर मैं गलती से कुछ लिख भी दूं ना तो उसका मजाक मत बना लेना आप लोग, मजाक बना कहीं मैं ही बना दो मेरे नाम की, है ना, तो वो मत करना, ठीक है। तो श्लेडन और श्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी, ठीक है। श्लेडन और श्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी इन्होंने दी थी। अब सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बताया, 2 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल आपका क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जैसे आप घर देख रहे हो, एक आपका घर है, घर में सबसे छोटी यूनिट क्या है, घर में सबसे छोटी यूनिट है ब्रिक। जिससे आप घर मिलके बना हुआ सबसे छोटी यूनिट क्या है, ब्रिक। वैसे आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखोगे उसके बॉडी के अंदर सबसे छोटी यूनिट क्या है, उसके बॉडी के अंदर सबसे छोटी यूनिट होगी सेल। तो इसलिए उन्होंने कहा है उसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मैं उसकी बात करता हूँ, ब्रिक की बात करता हूँ, वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ योर हाउस, ठीक है। क्योंकि सबसे छोटी जो स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट आपके घर की है वो आपका क्या है, आपकी ब्रिक है। अगर मैं बात करता हूं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो वहां पर क्या आ जाएगा, आपके जगह सेल आ जाएगा, जो आपका बहुत ज्यादा बेसिक यूनिट, मतलब सेल से नीचे तो कुछ है नहीं, ठीक है। आप देखोगे सबसे छोटी यूनिट जो कि इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर रही है आपकी बॉडी में जो है, वो अब आपकी क्या है, एक सेल है। क्या है वो, सेल है। इस वजह से उन्होंने क्या कहा, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, चलिए ये आपका क्या उन्होंने क्या कहा था क्या नहीं, आगे पॉइंट्स आ जाएंगे, हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी फिर से यहाँ पर एक डेट हमारी रह गई, ठीक है, 1839, ठीक है, ये आपके हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय वर्ड,
वर्चो 1855 by suggesting that all cells are arise from pre-existing cells। ठीक है, इन्होंने मतलब जो टर्म दी थी उन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला ए सेलुली। ठीक है, तो उसका मतलब क्या था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो सेल्स जो नए सेल्स बन रहे हैं वो आपके पुराने सेल से ही मिलके बने होते हैं। हमने ये तो पता था कि हमें सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये फंक्शन मतलब ये कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का छोटा पार्ट है सेल और बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक फंडामेंटल पार्ट है, लेकिन मैं ये बता था वो सेल आ कहाँ से रहा है। तो जो हमारे वर्चो थे इन्होंने हमारा बताया था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो आपके ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट सेल्स हैं वो आपके क्या हैं, उन्हीं से आपके नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, एक सेकेंड, इन्होंने क्या कहा था, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, क्या था, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ मेरी राइटिंग कभी समझ में ना आया ना तो मैं जब बोल रहा हूँ वो सुन लिया करो और तब लिख लिया करो। ठीक है, तो राइटिंग थोड़ी ऐसी है, ठीक है, डॉक्टर्स वाली हैंड राइटिंग है बिल्कुल, भले ही डॉक्टर की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, लेकिन डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग हमने जरूर ले ली। ठीक, तो अच्छा यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर आपकी मैं डेट नहीं लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जहां नहीं है मैं बता दूंगा, वहां पर नहीं है, वो सब एग्जाम उठा कर देख लो, यहाँ पर डेट वाली ये वाली जो यार वर्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका बस ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला सेलुली, यानी कि इसका मतलब क्या है, ऑल सेल्स एग्जिस्ट, मतलब जो चीज आपके सेल्स हैं कम्स फ्रॉम अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो आपके ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट सेल्स हैं वो ही आपके नए सेल बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। With the discovery of electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles। ठीक है, तो उसके बाद जैसे जैसे आपके टेक्नोलॉजी एडवांस होती रही और ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ती रही, ठीक है, नई नई चीज़ें आती रही, नए नए माइक्रोस्कोप्स आते रहे, फिर आपका बाद में आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में। आप देखो सेल की बात 1665 से शुरू हुई, अब यहाँ पर 1940 तक आ गए, अब जाके 1940 पर जाके इतना ऐसा माइक्रोस्कोप आया जिसके हम केपेबल हो पाए उस सेल के अंदर देखने की, वो सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो चीज हम इतनी बाद में, इतनी लेट जाके देख पाए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मतलब बाद में हमें सेल्स के उसमें देखने को मिली, मतलब काफी ज्यादा लेट एडवांसमेंट हुआ उस चीज का। अगर हम पूरा शुरुआत से लेकर चलते हैं 1665 में कहाँ रॉबर्ट हुक ने वो चीज खरीदी, यहाँ 1940 पे आ गए। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो हमें इसके बाद देखने को मिला। अब जाहिर सी बात है, कोई आपको इतनी छोटी चीज देखनी है, इतनी छोटी चीज देखने के लिए आपको पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, तो आपको टेक्नोलॉजी का एडवांस होने में वेट करना है। अब तो इतने पावरफुल माइक्रोस्कोप हैं, आप आपके स्कूल्स में तक प्रेजेंट है। जब आपकी कभी लैब होगी बायो वाली तब आप देखोगे, जब ये अनियन वाला जो आप वो करोगे ना एक्सपेरिमेंट, वहां आपको डिफरेंट डिफरेंट मतलब आपके टीचर आपको दिखाएंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होते हैं। ठीक, तो आज काफी एडवांस हो गई है और इसी एडवांसमेंट की वजह से हमें काफी डिटेल में सेल का स्ट्रक्चर देखने को मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट होल ऑर्गेनिज्म एंड अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। These organisms are called unicellular organisms। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मतलब बहुत सारे सेल एक साथ भी हो सकते हैं जिन्हें हम कहेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। चलिए ठीक है, यहाँ पर बात क्या हुई, अब यहाँ पर बात ये हुई कि आपके जो सेल्स है, ठीक है, वो तो हमने मान लिया कि बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन इतने एडवांसमेंट के बाद हमें ये पता चला कि सिर्फ और सिर्फ मल्टीसेलुलर नहीं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम, यहाँ पर आपको नाम दिए हुए हैं, बैक्टीरिया आपको नाम दिया हुआ है। ये सब कब हुआ, जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, आपका माइक्रोस्कोप बहुत एडवांस हो गया। ठीक, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस क्या हैं। यूनिसेलुलर आपका सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ होता है, यूनिसेलुलर आपका एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और जो आपका मल्टीसेलुलर होता है वो आपके बहुत सारे मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ये पहली चीज हो गई। सेकंड चीज क्या है कि एक यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक ही सेल होता है जो कि उसकी बॉडी के सारे फंक्शंस करता है। लेकिन आप अगर मल्टीसेलुलर देखोगे तो मल्टीसेलुलर में क्या होता है कि अलग अलग सेल्स, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स ये हैं, ये कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ अलग ग्रुप है सेल्स का वो कुछ और काम कर रहा है ना। यानी कि आपको जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या मिलता है वहां पर देखने को, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जो आपका वर्क है
एक पूरी बॉडी का, वो अलग 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 ग्रुप में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये तो एक अलग बात हो गई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अगर यूनिसेलुलर की बात करते हो तो वो क्या है, एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल है, वही सारे काम कर रहा है, वही सब मतलब रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन वगैरह सारे के सारे काम ही आपका एक सिंगल सेल कर रहा है। ठीक है, तो वो आपके होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ आप अगर बात करोगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उनके अकेले अकेले सेल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो साथ मिलकर एग्जिस्ट करते हैं, पूरी ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में एग्जिस्ट वो करते हैं। ठीक है, सम फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप एग्जाम्पल्स में आप मल्टीसेलुलर क्या लिखोगे, आप अपना नाम लिख देना, वो भी सही होगा। ठीक है, ह्यूमन बींग्स लिख देना, अपना नाम लिख देना, वो चीज भी सही होगी, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। ठीक है, सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सिंगल सेल से आया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, कितनी ये डीप बात है, कितने इसके पीछे प्रोसेस है, वो सब आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। एंड आई थिंक मे बी आपके शायद 10th में वो है रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, उसमें आप ये पढ़ोगे कैसे एक सिंगल सेल से, कैसे एक सिंगल सेल से आपका पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक नया क्या पूरा नया बेबी बन जाता है। वो पूरा प्रोसेस आपको वहां पर देखने को मिलेगा। कितना वो फैसिनेटिंग चीज है कि आपका एक सेल है और आपकी बॉडी केपेबल है, और आपका वो सेल भी केपेबल है, वो अकेला सेल जो आपकी बार बार डिवाइड होगा डिवाइड होगा डिवाइड होगा, और डिवाइड होते होते और चीजें बनाते बनाते पूरा का पूरा एक ह्यूमन बेबी फॉर्म कर लेगा, या फिर मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं वहां भी ये हमें देखने को मिलता है। तो काफी फैसिनेटिंग चीज है, और ये चीज हम एक अच्छे से पढ़ेंगे आपकी 10th क्लास में। ठीक है, ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये हमने पढ़ा था, ये हमारे किसने कहा था, वर्चो ने कहा था कि ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स कैन आल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, किसी किसी के सेल्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या है आपका नर्व सेल। नर्व सेल को हम क्या कहते हैं, अच्छा मैं बता देता हूँ आपको क्या कहते हैं, लेकिन आइंदा से अगर मैं कहूँ कि मुझे आपका जवाब चाहिए कमेंट्स में, तो मुझे जवाब चाहिए फिर कमेंट्स में। आप पढ़ रहे हो, आप जवाब नहीं दे रहे, तो वो बहुत गलत बात है। ठीक, तो नर्व सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं, हम नर्व सेल को न्यूरॉन कहते हैं। ये है आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका है फैट सेल, ये आपके बोन सेल हैं, ये आपका स्पर्म सेल है, ये ओवम है, ये ब्लड सेल्स हैं, ये आपके मसल सेल्स हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि इन सारे सेल्स का, ये जो आपके सारे सेल जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सबका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। सबका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। जनरली आप देखोगे ना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सबका सब स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो उसका मतलब क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए। कोई भी सेल है वो एक काम कर रहा है, एक बॉडी में है, तो सब सेल्स एक ही तरह के क्यों नहीं हो सकते, सब सेल्स एक ही जैसे हमें क्यों नहीं दिखाई दे सकते, सब सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, इसके पीछे ये रीजन है कि भले ही आपके मतलब आपकी एक बॉडी हो, ठीक है, आप अपने आप को एज अ वन देख रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, उन सेल्स, हर सेल्स का जो अलग अलग ग्रुप है उसका अलग अलग काम है। तो अगर सब सेल्स का अलग अलग काम है, अगर अलग अलग आपको इतना डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है, तो उनका स्ट्रक्चर सेम कैसे हो सकता है। ठीक है, अगर एक ग्रुप को कुछ परफॉर्म करना है, एक ग्रुप को कुछ परफॉर्म करना है, तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा, उनका जो शेप और स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन जो होगा वो अलग होगा उनके काम के हिसाब से। इस वजह से हमें इतने तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर सेल में देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि इन सब का इनके काम के हिसाब से, यानी इनके वर्क के हिसाब से, जो इन्हें काम करना है एक बॉडी के अंदर, उसके हिसाब से ही इनका स्ट्रक्चर अपने आप बना हुआ होता है। मतलब नेचुरल चीज है कि जैसे जो भी काम है सेल का, उसी हिसाब से उसका स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड है। ठीक है, इस वजह से आपको इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर related to the specific function they perform. Some cells like amoeba have changing shapes. In some cells, cell shape could be more or less fixed or peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cell have a typical shape. ठीक है, आपने देखा था nerve cell क्या था, आपका न्यूरॉन, ये था आपका न्यूरॉन, इसकी बहुत टिपिकल शेप है। लेकिन वहीं आप अगर अमीबा की बात करोगे तो अमीबा के सेल की शेप बहुत अजीब सी होती है। मतलब मान लो ये मैं बना दे रहा हूँ, तो ये भी एक अमीबा की शेप में माना जाएगा। मैं सच डिफाइन कर दूंगा तो ये भी अमीबा माना जाएगा। ठीक है, तो अमीबा की शेप बहुत ज़्यादा बदलती रहती है, कोई एक फिक्स शेप नहीं होती, बहुत ज़्यादा अजीब सी शेप होती है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी टाइम।
तो वो जो चीज है अमीबा की शेप जो चेंज हो रही है वो एक अलग चीज है, वो अमीबा के लिए रेस्ट्रिक्टेड है मान लेते हैं। लेकिन यहाँ न्यूरॉन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपके न्यूरॉन की शेप भी चेंज होती रहेगी, नहीं। कुछ सेल्स हैं जिनकी शेप चेंज होती रहती है, लेकिन कुछ सेल्स हैं जो कि आपके फिक्स्ड रहते हैं। और जनरली जो आपकी ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स हैं सारे के सारे, उनकी शेप क्या रहती है, वो उनका मतलब जो स्ट्रक्चर और शेप रहता है वो वैसा ही फिक्स्ड रहता है। जैसे कि न्यूरॉन्स है तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाएगा, आपका नर्व सेल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, जैसा उसका टिपिकल शेप है वैसे ही उसकी टिपिकल शेप रहेगी, उसमें कुछ बदलाव आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are classic of living organism. How does a living cell perform these basic functions? There is a division of labor. मैंने बताया आपको डिवीजन ऑफ लेबर है। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्यों है? अब आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले हो, मान लो आप अकेले हो, आप अकेले घर में रह रहे हो, तो आपको सारे काम करने हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप घर में 5 से 6 लोग रह रहे हो तो आप अपना क्या काम करोगे अच्छे से चीजों को मैनेज करने के लिए, कि अलग अलग लोग अलग अलग अपना काम बांट लेंगे, कि मैं अगर ये वाला काम कर रहा हूँ तो तुम वाला काम करोगे और तुम वाला काम करोगे। तो उससे क्या होगा, एक इंसान में इतना बर्डन कम हो जाएगा और वो काम भी ज्यादा मतलब एफिशिएंसी ज्यादा काम हो पाएगा वो। तो इस वजह से हमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर, कि ज्यादा इफेक्टिव तरीके से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम हो पाए। ठीक है, ठीक है। दिस मीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म मतलब डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते थे। हार्ट का काम ब्लड पंप करना, स्टमक का डाइजेस्ट करना। तो यहाँ पर वही चीज समझा रहे हैं कि वह क्योंकि हर बॉडी पार्ट का आपके अलग अलग काम है, जो बॉडी में अलग अलग ग्रुप्स हैं उनका अलग अलग काम है, इसी वजह से उनकी शेप भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, अब यहाँ सिंगल सेल में सर्टेन गॉड सर्टेन, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म स्पेशल फंक्शन सच मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप। अब ये जो चीज आपको दी हुई ना, मैं आपको बता दूं कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, लेकिन वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम आगे स्पेसिफिकली हर ऑर्गेनेल पढ़ेंगे सेल का, तब वहां मैं आपको बताऊंगा कि उनके क्या क्या स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। सेम चीज यहाँ लगी है, सेम चीज आगे भी लिखी हुई होगी, लेकिन यहाँ वो चीज पढ़ना बहुत ज्यादा खिचड़ी बनाना हो जाएगा आपके दिमाग में। ठीक, a cell is able to live and perform all its functions because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit called the cell. It is interesting that all cells are found to have same organelles no matter. ठीक है, अब organelles क्या हैं? Organelles वो चीजें हैं आपकी सेल के अंदर जो कि आपकी प्रेजेंट हैं और सेल में, और वही कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके सेल में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मान लो किसी का काम है प्रोटीन सिंथेसिस का और किसी का काम है फैट सिंथेसिस का, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम एक अलग ऑर्गेनेल कर रहा है, फैट सिंथेसिस का काम एक अलग ऑर्गेनेल कर रहा है। अगर मान लो रेप्लिकेशन का काम है, आपको डीएनए रेप्लिकेट करना है, तो वो कोई अलग काम कर रहा है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन ऊपर से निकल गया होगा, डीएनए रेप्लिकेशन है ना, ऐसे कुछ नहीं है। आगे आप बताऊंगा, आपको थोड़ा हिंट दूंगा डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग ऑर्गेनेल्स जो आपकी सेल के अंदर हैं वो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि उन सब का भी अलग अलग फंक्शन है। मतलब आप देख रहे हो कि पूरी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है और एक सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर है। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गेनल सारे काम कर रहा है, उसमें बहुत सारे आपको ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, वो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम कर रहे होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप के क्या ऑर्गेनल है, क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, कौन सा ऑर्गेनल यहाँ प्रेजेंट है और कौन सा ऑर्गेनल यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो वो सब चीजें हम इसमें अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म और हमारा प्रोटोप्लाज्म ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक अच्छा सा सेल बना के मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो उसमें आप वो ना करें। और मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अब न्यूक्लियस में, अच्छा न्यूक्लियस भी हमारी बात हो गई थी कि न्यूक्लियस क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स, लेट अस सी हाउ। अच्छा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं बस इसलिए करता हूँ ताकि आपको पता रहे मैं कौन सी लाइन पे चल रहा हूँ, आप खो ना जाओ। अगर मैं ऐसे ही पढ़ते हुए बोल रहा हूँ आप खो जाओगे, मैं पढ़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं हाईलाइट करता हुआ चल रहा हूँ। और आप अपने पास में बुक निकाल के बैठा करो और एक कॉपी भी निकाल के बैठा करो। ठीक है, बुक क्यों? क्योंकि पता चलेगा हम पढ़ कर रहे हैं, हम पढ़ एक्चुअली कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं, मैं पूछ लूँ ना इस चैप्टर खत्म होने के बाद भाई इस चैप्टर का नाम क्या था, तो वो बता नहीं पाते। ठीक है, तो वैसे हमें बच्चे नहीं बनना है। ठीक है, बुक निकाल के बैठे और लाइन बाय लाइन मेरे साथ पढ़े। ठीक है, तो अब हमें देखना था कि सेल में ये वाली जो हम चीजें हैं वो अलग अलग वो हैं क्या। ठीक,
चलिए वो देख लेते हैं। ये वाला सेल जो हमने बनाया था ये कुछ खास नहीं है, इसे हटा देते हैं। ठीक, एक अच्छा सा सेल बनाते हैं, थोड़ी सी थिकनेस कम कर लेंगे इसकी। ठीक, चलिए मान लेते हैं ये आपका सेल है। ठीक है, ये आपका एक आउटर मोस्ट वॉल है और उसके अंदर हम कलर चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं ये आपका न्यूक्लियस है। ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियस हो गया, राइट। अब ये जो आपकी बाहर वाली चीज है, ये वाली चीज जो है आपकी, ये वाली जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है आपकी किसी भी सेल में, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन का हो गया। अब प्लांट सेल में बात करेंगे तो एक और मेम्ब्रेन आ जाएगी, लेकिन वो हमें जरूरी नहीं है। आउटर मोस्ट जो आपकी फंक्शनल मेम्ब्रेन है किसी भी सेल में, आप कोई सा भी सेल उठा लो उसमें आपको ये चीज मिलेगी ही मिलेगी। दुनिया में कोई सा भी सेल उठा लो ये चीज मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? अगर ये चीज हमें मिलनी है, इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आपकी सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक चीज जो आपको मिलनी है सेल के अंदर, वो आपको मिलेगा ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। तो ये दो चीजें हो गई, एक आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एक आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये आपको किसी भी सेल के अंदर मिलेगी ही मिलेगी। अब थर्ड चीज क्या मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब इनके जो बीच की स्पेस है, अब स्पेस थोड़ी ना कहीं जाएगी, स्पेस तो रहेगी ना वहां पर। तो ये जो बीच की स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसे हम? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर वो जगह होती है जहां पर सारे के सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितनी भी जगह है, न्यूक्लियस के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितनी भी जगह है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में आपके सारे ऑर्गेनेल तैर रहे होते हैं, ठीक है, स्विम कर रहे होते हैं उस सेल में। सारे ऑर्गेनेल्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज चलो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर आपके नंबर 8 वाले पॉइंट में, ठीक, ये चीज मैं भूल गया यहाँ पर लिखनी, जो एक इंपॉर्टेंट भी है, जरूरी है आपके लिए। 8 साइटोप्लाज्म प्लस प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस प्रोटोप्लाज्म आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या लिख रहा हूं? हाँ, साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं, बच्चों ने लिख लिया होगा, क्या सर क्या कर रहे हो, एक बार में ही लिख लो, सही है। इसका क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मैंने पी कैसा बनाया है? हाँ, तो साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपकी बीच की जगह है न्यूक्लियस के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, वो साइटोप्लाज्म हो गया। अगर उसमें आप ये बाहर वाली लेयर भी ऐड कर देते हो, अगर ये आप इस न्यूक्लियस में जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है इसमें अगर ये बाहर वाली लेयर भी ऐड कर देते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसे? प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, मैंने आपको यहाँ बता दिया है फिर से, अब मैं ये चीज फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। सेल बना देंगे फिर से, सेल की कोई दिक्कत नहीं है, हम सेल को आपके लिए फिर से बना देंगे, लेकिन ये चीज मैं आपको ये वाली के साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म होता है, ये चीजें बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। ये क्या होती है? हमारी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल हो गई हमारी है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज फॉर्मेशन एंट्री ऑफ द सेल्स। अच्छा, एक और चीज, ठीक है, entry of the some of the materials in and out of the cell, it also prevents movement of some other materials. Cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन, कितने एल बनाए, कितने एल बनाऊंगा मैं? सेल मेम्ब्रेन जो आपकी होती है, जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हो, ये आपकी कैसी होती है? ये आपकी होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसका मतलब क्या होता है हम अभी देखेंगे, ठीक। सिलेक्टिवली मतलब कि बहुत ज्यादा चॉइसी है, बहुत ज्यादा डाइसी है कि इसे मैं आने दूंगी अपने अंदर और इसे नहीं आने दूंगी। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या कह रही है कि जो भी कंपोनेंट्स जो सेल के अंदर आना चाहते हैं और जो सेल से बाहर जाना चाहते हैं वो डिसाइड कौन कर रहा है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड कर रही है। और ऐसा नहीं कि सबको अंदर आने दे रही है और ऐसा भी नहीं है सबको बाहर जाने दे रही है।
इस वजह से वहां पर लिखा हुआ सिलेक्टिव। वो बहुत कम ही चीजें जिन्हें वो अंदर आने देती है और बहुत कम ऐसी चीजें जिन्हें वो बाहर जाने देती है। ठीक है, इस वजह से वहां पर लिखा हुआ सिलेक्टिव। ठीक है, परमिएबल का मतलब वो होता है कि वो चीज अंदर, मतलब कोई भी जो बाहर कंपोनेंट्स कुछ बाहर के हैं वो अंदर आ सकते हैं, जो अंदर कंपोनेंट्स है वो बाहर जा सकते हैं, परमिएबिलिटी है वहां पे। रेस्ट्रिक्टेड नहीं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से बाहर नहीं आ सकते और यहाँ से अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो चीजें अंदर से जो बाहर आएंगी, मतलब सॉरी अंदर से जो बाहर जाएंगी सेल के, ठीक है, और जो बाहर से अंदर आएंगी सेल के, वो डिसाइड कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी उसे, वो ही डिसाइड करेगी कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा। सब चीजों को वो अलाउ भी नहीं करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सेल, हाउ डज, मतलब आप देखोगे कि आप मूवमेंट कैसे हो रहा है चीजों का, मतलब कोई चीजें जो अंदर जा रही हैं बाहर आती हैं उनका मूवमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, some substances like carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। ठीक है, अब diffusion क्या होता है? अब diffusion आपका क्या होता है? movement of substances from higher concentration to lower concentration। यानी कि चलिए इसे बनाने की कोशिश करते हैं, अगर मैं आपको इसे थोड़ा बहुत ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर पाऊँ। मान लेते हैं आपका ये एक टैंक है और ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे टैंक के साथ। ठीक है, अब इस टैंक में जो वाटर है वो यहां तक भरा हुआ है ऊपर तक। ठीक है, ये सब वाटर यहां भरा हुआ है, इस टैंक में जो वाटर है वो आपके यहां तक भरा हुआ है। ठीक, अब ये जो वाटर है, अब यहाँ पर जैसे आप मान लो ये खाली है आपका, ये टैंक 1 है और ये टैंक 2 है। टैंक 1 में आपके ऊपर तक भरा हुआ है और टैंक 2 आपका खाली है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्योंकि ये खाली है तो वाटर यहाँ से मूव करना शुरू करेगा और धीरे धीरे करके इसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके अंदर इतना पानी है, इतना पानी मतलब इतना अमाउंट में है कि वो उसे लेवल कर पाए, तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे 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 यहाँ पर क्या होगा, लेवल में आ जाएगा। धीरे धीरे पानी क्या होगा, इतना अगर उसके अंदर वाटर है इन दोनों के बराबर, मान लेते हैं इसके अंदर इन दोनों के बराबर वाटर है, तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे पानी अपने आप ही बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स का, ये बिना कुछ एक्सटर्नल उसे कुछ छेड़े हुए पानी अपने आप क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से फ्लो होके इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ से फ्लो होके इस तरफ चला जाएगा और ये हमारा फिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ पर हमारा क्या था, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर थी, यहाँ पर हमारे लोअर कंसेंट्रेशन, यहाँ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है और यहाँ पर लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। अब ऐसे ही आप देखोगे जगह कोई पेपर है, पेपर पे आप अगर कोई वाटर डालते हो, वाटर की ड्रॉपलेट डालते हो, वहीं पानी गिर जाता है आपका पेपर या कॉपी के ऊपर, तो क्या होता है, वो स्प्रेड मतलब फैल जाता है, वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है चारों तरफ। अब वो क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी जहां ड्रॉप गिरी है वहां पर जो आपके वाटर कंटेंट है वो ज्यादा है, लेकिन उसके जो आसपास की सराउंडिंग है, जो से मतलब जो मिली हुई सराउंडिंग जो है वहां पर क्या वाटर कम है, इस वजह से वाटर डिफ्यूज हो जाता है। वाटर क्या होता है, वाटर वहां से डिफ्यूज होकर चारों तरफ फैल जाता है, वो ज्यादा मतलब इक्वालिटी बनाने की कोशिश वो करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। यानी कोई भी चीज अगर कहीं पे हायर कंसेंट्रेशन में है और उससे जुड़ी हुई कोई चीज यहाँ पर लो कंसेंट्रेशन में है, जो मूवमेंट होगा वो हमेशा कहां से कहां होगा, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ components from higher concentration to lower concentration is known as diffusion। ठीक है, we have studied the process of diffusion in earlier chapters। we saw that there is a spontaneous movement of substances from a region of higher concentration to a region of its lower concentration। मैंने आपको बता दिया अच्छे से। ठीक, something similar to this happens in cells when for example substances like CO2 which is cellular waste and requires to be excreted out of the cell accumulates in high concentration inside the cell। In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared। अब यहाँ पर पूरी आपको कहानी दी हुई है, CO2 अंदर बाहर ऐसी है वैसी है, ये है वो है। अब यहाँ पर क्या है कि एक नॉर्मल सिंपल मैं आपको ब्रीदिंग का बताता हूँ कि ब्रीदिंग का रोल क्या है। ठीक है, ब्रीदिंग आपकी क्यों हो रही है, आप एयर इनटेक अंदर क्यों लेते हो और एयर बाहर क्यों छोड़ते हैं, ब्रीदिंग ब्रीद आउट आप क्यों कर रहे हो। अगर जब भी आपकी बॉडी में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, तब वहां पर क्या होगा, आप ब्रीथ इन करोगे। यानी कि अगर CO2 कंटेंट कम है, अगर मान लेते हैं, चलिए व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं फिर समझने के लिए ये चीज। अगर आपकी बॉडी में, ठीक, अगर आपकी बॉडी में CO2 का कंटेंट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ डायरेक्टली कि आपकी O2 कंटेंट कम है।
आपकी बॉडी को चाहिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इस CO2 कंटेंट जो हमारा ज्यादा है, इसे टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रीद इन, ठीक है, एयर इनटेक करते हैं, ठीक है, ब्रीद इन। क्या हो रहा है, क्या लिख रहा हूं, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ये CO2 कंटेंट ज्यादा हो गया है, ये सब इसे मतलब टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर इनटेक करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, ठीक है। हमने सांस अंदर ली, अब क्या हुआ कि जो O2 का कंटेंट था, जो आपका ऑक्सीजन है, अब इसका कंटेंट बढ़ गया एयर इनटेक करने के बाद, और CO2 का कंटेंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है O2 कंटेंट आपकी बॉडी में बढ़ गया, CO2 का कंटेंट कम हो गया तो आप ब्रीद आउट नहीं करोगे, ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो आपका ब्रीद इन ब्रीद आउट का सिस्टम है वो आपकी CO2 ही कंट्रोल कर रही है। अगर CO2 कंटेंट ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पर पहले वाले सिचुएशन में अगर CO2 का कंटेंट ज्यादा है आपकी बॉडी में, तो आप सांस को अंदर लोगे, ठीक है। अब आपने एयर इनटेक करी, आपने अपने CO2 कंटेंट को थोड़ा लेवल करा, ऑक्सीजन को थोड़ा बढ़ाया। अब जब ऑक्सीजन बढ़ गया आपका, तो CO2 का कंटेंट क्या होगा, कम हो गया। अब आपके रेगुलेट कौन कर रहा है, CO2 ही कर रही है मेनली रेगुलेट। अब अगर CO2 कंटेंट ज्यादा कम हो, मतलब CO2 कंटेंट कम हो जाएगा, तो आप ब्रीथ आउट करोगे, थोड़ी सी एयर बाहर निकालोगे, तो वहां से बाहर निकालने से क्या होगा कि आपके CO2 का और O2 का कंटेंट फिर से क्या होगा, लेवल में आ जाएगा, क्या होगा, लेवल में आ जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ शायद उल्टा बता दिया, मैं यहाँ पर कुछ उल्टा मतलब मेरे ख्याल से उल्टा मैंने आपको कन्वे कर दिया ये चीज, कि अगर बॉडी में CO2, सॉरी दोनों में सिचुएशन को थोड़ा उल्टा बोल दिया। CO2 का कंटेंट अगर आपकी बॉडी में कम है, क्योंकि रेगुलेट कौन कर रहा है, CO2 कर रहा है ना। अब आखिर रेगुलेट कर रहा है तो अपने हिसाब से करेगा। जब वो CO2 कंटेंट आपकी बॉडी में कम है तो आप ब्रीथ इन करोगे, अगर वो CO2 कंटेंट आपकी बॉडी में ज्यादा है तो आप ब्रीथ आउट करोगे, ठीक है। दो चीजें होंगी, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही लो, एक बार ये लिखा हुआ है, खामखा मैंने भी कंफ्यूज कर दिया होगा आपको, ठीक है। तो दोनों चीजें बस उल्टी आप रिवर्स कर दो, वो सेम चीज ट्रू हो जाएगी, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्युमुलेट्स इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड सेल इन द सेल एक्सटर्नल। अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो चीज आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, कि CO2 कंटेंट क्या है, सेल में हाई कंसेंट्रेशन में है, और O2 का कंसेंट्रेशन क्या है, वो क्या है, हमारा लो है, ठीक है। जो सेल के अंदर जो CO2 कंटेंट है वो ज्यादा है, और सेल के बाहर CO2 क्या है, वो उसका कंटेंट लो है। As soon as there is difference concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell. CO2 कहाँ मूव कर रही है, बाहर की तरफ मूव कर रही है। अब यही चीज मैंने आपको क्या बताई कि अगर आपकी बॉडी कंटेंट, अगर आपकी बॉडी में क्या है, CO2 कंटेंट ज्यादा है, अगर आपकी बॉडी में CO2 कंटेंट ज्यादा है, तो उसे टैकल करने के लिए आप क्या करोगे, ब्रीथ आउट करोगे। मैंने इन बोला था बार बार में, वो गलती कर रहा था मैं। यहाँ पर आप क्या करोगे, CO2 कंटेंट क्योंकि ज्यादा है आपकी बॉडी में, तो आप ब्रीथ आउट करोगे। अच्छा, ज्यादा कहाँ से है वो, अब अगर आप अपनी सिर्फ बॉडी देख रहे हो, तो अगर आप परसेंटेज देखोगे CO2 की सिर्फ अपनी बॉडी के हिसाब से, तो बाहर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से ज्यादा है। कि आप क्योंकि बाहर के जो आपका एनवायरनमेंट है, वहां पर आपकी जो परसेंटेज ऑफ CO2 कंटेंट है विद रेस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, उसकी परसेंटेज बहुत कम है। और विद रेस्पेक्ट टू योर इंटरनल एनवायरनमेंट, आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट की अगर हम उससे देखें, उसमें कंटेंट CO2 का ज्यादा है। आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा है और बाहर एटमॉस्फेयर में कम है, तो आप CO2 को बाहर दे रहे हो, सिंपल चीज। अगर बाहर एनवायरनमेंट CO2 ज्यादा है, आपकी बॉडी में कम है, तो आप एयर को इनटेक कर रहे हो, ठीक है, हो गया सिंपल। अब कि अगर आपकी बॉडी में CO2 ज्यादा है, बाहर कम है, तो आप ब्रीथ आउट करोगे, क्योंकि ज्यादा से कम की तरफ वो चीज जाएगी। और आपकी बॉडी में कम है और आपकी बाहर के एनवायरनमेंट में ज्यादा है, तो आप इनटेक करोगे, कम ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, वो डिफ्यूजन ऐसे होगा वहां पर, ठीक है। तो एनवायरनमेंट CO2 ज्यादा, आपके अंदर कम, एयर ब्रीथ इन, ठीक है। आपके अंदर ज्यादा, एनवायरनमेंट में कम, तो ब्रीथ आउट, ठीक है। तो ये दो चीजें आप समझिए, ठीक ठीक है। वहीं पर होगा कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ चीजें आगे बढ़ेंगी। सिमिलरली O2 की भी चीज होती है, जैसे मतलब हाई कंसेंट, मेन चीज यहाँ समझने वाली है कि आपका जो बॉडी है और जो बॉडी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो आपस में इस तरह कनेक्टेड है कि एक दूसरे की गैसेस की परसेंटेज के हिसाब से भी वहां पर डिफ्यूजन चलता रहता है, ठीक है। आप सांस लेते हो, पता भी नहीं चल रहा होगा आप कितनी बार सांस ले रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि वो एक बहुत रिदमिक प्रोसेस है, तो पता भी नहीं चलता, और आपका इतना बड़ा डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो चलता रहता है, और वही चीज आपको अलाइव रखती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस तरह से जो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, किस तरह से ये और आपकी बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट में कुछ होता है तो आपकी बॉडी को इफेक्ट पड़ेगा, आपकी बॉडी को कुछ होता है तो एनवायरनमेंट को इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है।
वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, वाटर भी डिफ्यूजन के जो लॉज हैं उसे ओबे करता है, ठीक है। लेकिन लेकिन ठीक है, लेकिन लेकिन अब यहाँ पर हम लेकिन क्यों कह रहे हैं, हम लेकिन इसलिए कह रहे हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स from the region of higher concentration to a region of low concentration is not called diffusion, it is called osmosis, ठीक है। प्रोसेस आपका सेम है, प्रोसेस जो है आपका वो सेम है, हाई कंसेंट्रेशन लो कंसेंट्रेशन चीजें मूव कर रही हैं, लेकिन अब कौन मूव कर रहा है, वहां पर वाटर मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है वहां पर वाटर मूव कर रहा है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ये चीज अब करती है कंफ्यूज, ये किसे कहते हैं, कंफ्यूज करती है बहुत ज्यादा। कंफ्यूज मत हो इस पॉइंट पे, ठीक है, पहली बार देख रहे हो, कंफ्यूज मत हो। डिफ्यूजन आपको पता है, डिफ्यूजन क्या होता है, हाई से लो की तरफ चीजें जा रही हैं। ऑस्मोसिस क्या है, हाई से लो की तरफ ही चीजें जा रही हैं, लेकिन कौन जा रहा है, वाटर जा रहा है। ये बात आप ध्यान रख लो, सेम डिफ्यूजन है, लेकिन किसका डिफ्यूजन हो रहा है, वाटर का। अगर स्पेसिफिकली वाटर की बात हो रही है तो वाटर के डिफ्यूजन को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। रहता है यहाँ पर कंफ्यूज आप कैसे होते हो, मान लो हम लेते हैं, वहां पर मतलब बता देता हूं मैं आपको। ये एक आपका बीकर है, यहाँ पर 5% आपका शुगर सॉल्यूशन है, और ये आपका दूसरा बीकर है, यहाँ पर आपका 10% आपका शुगर सॉल्यूशन है। तो अगर मैं पूछता हूं कि यहाँ पर आपको ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, तो आप मुझसे क्या कहोगे, यहाँ आपको डिफ्यूजन, यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपको किस तरफ देखने को मिलेगा, लेफ्ट में या राइट में, ये मुझे आप बताओ। अगर आपने पढ़ा नहीं होता ना कि ऑस्मोसिस वाटर डिफ्यूजन है और स्पेसिफिकली बाबा से जोड़, तो आप क्या बताते कि 10% से 5% से दब जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस 5% में क्या है कि आपके वाटर का कंटेंट ज्यादा है। इस 5% में आप देखोगे तो यहाँ पर 95% वाटर भी है। अगर यहाँ पर 5% शुगर है तो 95% वाटर है। अगर यहाँ पर 10% शुगर है तो इसका मतलब यहाँ पर 90% वाटर है। अब वाटर कहाँ ज्यादा है, वाटर कहाँ ज्यादा है, तो वाटर आपका ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। ए वाले बीकर में वाटर आपका ज्यादा है, तो मूवमेंट कहाँ से होगा, फ्रॉम ए टू बी मूवमेंट होगा। मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम ए टू बी आपका मूवमेंट होगा, ठीक है। बी टू ए मूवमेंट नहीं होगा, ए टू बी होगा। और ए टू बी क्यों हो रहा है, क्योंकि ए का जो वाला जो बीकर है उसमें आपका वाटर कंटेंट ज्यादा है। जो ए वाला जो आपका बीकर है उसमें आपका वाटर कंटेंट ज्यादा है, इस वजह से आपका ए टू बी मूव करेगा, ठीक है। ऑस्मोसिस की यहाँ बात हो रही है, इस चीज को बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें, ठीक है। तो इसी में कहता है ऑस्मोसिस में थोड़ा ध्यान दिए, क्योंकि ऑस्मोसिस में यही रहता है कि आपका बात तो डिफ्यूजन की होती रहती है, बात वहां पर डिफ्यूजन की ही हो रही होती है, लेकिन वहां पर डिफरेंस क्या आ जाता है कि वहां पर वाटर के डिफ्यूजन की बात हो रही है। क्लियरली अगर आप मुझे नहीं समझते ना तो वो चीज बहुत ज्यादा मतलब आगे के लिए बहुत ज्यादा मतलब खराब हो जाती है। आपके जो बेसिक फंडामेंटल जो हम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम जो आपके बेसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, वो चीज गड़बड़ हो जाएगी वहां पर, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में वो चीज ध्यान रखें, ठीक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ जाओ, यहाँ पर नंबर 10, ठीक है। अब ऐसा नहीं है भूल जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना, बस वहां पर इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं वो इतना ज्यादा। अब यहाँ पर क्या है, ऑस्मोसिस लिखते हैं हम यहाँ पर, ऑस्मोसिस, इसको छोटा सा डिफाइन कर देते हैं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। डिफ्यूजन आपको पता है, आई होप आपको पता हो डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या हमारा डिफ्यूजन ऑफ वाटर है। इस सब कुछ रिकॉल कर लेना, इससे अगर जो 10th वाला पॉइंट पढ़ो तो डिफ्यूजन भी आप इससे रिकॉल करना, ठीक है। चलिए हम इसे आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और देखेंगे फिर खत्म करेंगे। आपके 1 घंटे से ऊपर आप इस क्लास को नहीं जाने देंगे, ठीक है। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the net diffusion of water across selectively permeable membrane toward a high solute concentration. अब solute और solvent क्या होता है ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका बीकर है, ठीक है, इसमें कोई भरा हो मतलब वाटर है इसमें, ठीक है। ये क्या है आपका, इसमें ये वाटर है, या फिर आप इसे कह दो ये जो आपका है ये आपका शुगर सॉल्यूशन है। क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब शुगर सॉल्यूशन किसमें है मैं बताता हूं। अब इसमें दो चीजें होंगी इसमें आपकी, एक आपकी होगी शुगर, ठीक है, पहली चीज आपकी इसमें है शुगर, और सेकंड चीज होगी इसमें आपकी वाटर, ठीक है, या वो सॉल्यूशन है शुगर सॉल्यूशन। अगर आप
सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करना चाहते हो, अगर आप बताना चाहते हो सच में कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, अब आप ये चीज ध्यान रखो। सबसे बेसिक क्या है, जो चीज किसी भी सॉल्यूशन में जो चीज कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है एक वो सॉल्यूट है, और जो चीज किसी भी सॉल्यूशन में ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो आपका क्या है, वो सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, तो जो चीज कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो आपका सॉल्यूट है, और जो चीज आपकी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। आप ये कह सकते हो, ठीक है, अभी के लिए। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो चीज किसी में जाकर डिसॉल्व हो रही है, किसी चीज को आप ऐड कर रहे हो, किसी चीज में आप डिसॉल्व कर रहे हो, तो जिस चीज को आप डिसॉल्व कर रहे हो वो सॉल्यूट है, और जिस चीज में डिसॉल्व कर रहे हो वो आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, समझ लो, थोड़ा ऊपर तो नहीं है। क्या है कि आपका, अगर मान लेते एक ये चीज है और एक ये चीज है, हमने ये चीज ली और इस चीज में इसको डिसॉल्व करा, इस चीज में इसको डिसॉल्व करा, तो जिस चीज को आपने डिसॉल्व करा है वो सॉल्यूट है, जिस चीज में डिसॉल्व करा है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, या फिर अगर ये सही नहीं लगे तो आप वो याद, अब वो समझ लो आप वाला पार्ट, कि किसी भी सॉल्यूशन में जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और किसी भी सॉल्यूशन में जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख लो। तो यहाँ पर हमारी क्या बात आई थी, यहाँ पर हमारी सॉल्वेंट यहाँ पर कहाँ से आया था, कि अगर आप कहीं डेफिनेशन किसी और वे में लिखी हुई हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फॉर्म में लिखी हो, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर, एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards a higher solute concentration. ठीक है, हम फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं, जब तक आप समझ, जब तक आप लोग क्लियर ना हो जाओ ना चीज से, आगे मत बढ़ा करो। ठीक है, फिर से हम दो बीकर ले रहे हैं। ठीक है, फिर से हमने दो शुगर सॉल्यूशन वाले बीकर लिए हैं। ठीक है, ये बीकर है, यहाँ 5% है और यहाँ पर 10% है, वही सेम चीज। 5% क्या है, अगर आप यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 ग्राम आपकी शुगर है और 95 ग्राम वाटर है, और ये भी 100 ग्राम है, तो इसमें क्या मतलब हो जाएगा, आपकी 10 ग्राम शुगर है और आपकी बाकी 90 ग्राम क्या है, आपका वाटर है। तो इसका हम ये क्या कह रहे हैं कि जो नेट है, जो आपका नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जहां पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पर ऑस्मोसिस होगा। सॉल्यूट कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है, आप देखो ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूट है, वाटर क्या आपका सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या आपका ये है 10 ग्राम 5 ग्राम, तो जहां पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पर आपका मतलब उस डायरेक्शन में आपको ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। हमने पहले बात हमने क्या बात करी थी कि ए से लेकर बी ही हमें देखने को मिलेगा ऑस्मोसिस। अब ये हम किस बारे में बात कर रहे हैं, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर, मतलब आप मैं थोड़ा डेफिनेशन बताता हूँ, आप समझोगे, कंफ्यूज आप कब करोगे, यहाँ पर डिफ्यूज करोगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऑस्मोसिस कहाँ होगा, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। कहां हो रहा है ऑस्मोसिस, कम सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट। एक तरफ आप कह रहे हो कि वो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन कहां से कहां होता है, हाई से लो की तरफ होता है। ऑस्मोसिस में ये कह रहा हूं कि ऑस्मोसिस आपका हो रहा है फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। हो गई उल्टी बात, ठीक है, लेकिन वहां बात आपकी सही है, क्योंकि ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जाहिर सी बात है, जहां पर आपका लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा वहां पर आपका सॉल्वेंट ज्यादा होगा, जहां पर आपका सॉल्यूट कम वहां सॉल्वेंट ज्यादा है, जहां पर सॉल्यूट ज्यादा वहां पर सॉल्वेंट थोड़ा कम होगा वहां पे। ठीक है, तो आप एक डेफिनेशन तो आप ये बना सकते हो, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट, या फिर आप कह सकते हो इज अ नेट मूवमेंट, मतलब आप कह सकते हो कि फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, यानी सॉल्वेंट जहां ज्यादा होगा और सॉल्वेंट जहां कम होगा तो हायर से लो की तरफ वो चीज फ्लो करेगी। ठीक है, या तो आप ये कह सकते हो। तो मैंने आपको कई सारे तरीके बताया कि आप ऑस्मोसिस को कैसे देख सकते हो और कैसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से वो हायर की तरफ जा रहा है, वो भी बात ठीक है। अगर वो आपसे कह रहे हैं हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लोअर सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है, तो वो बात भी आपकी ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि वाटर ही मूव कर रहा है आपका हायर से लोअर की तरफ, तो वो बात भी उनकी ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये देखो, आपका अगर वहां पर सॉलिड सॉल्वेंट दिया हुआ तो आप देखो कि वहां पर आपके सॉल्वेंट कहां फ्लो कर रहा है आपका। अगर वहां पर किसी सॉल्वेंट की बात है तो हाई से लो है,
सॉल्यूट की बात हो रही है तो आप देखो कि कहाँ पर कम सॉल्यूट कहाँ पर है, जहाँ कम सॉल्यूट, जैसे यहाँ पर जो है आपका ए वाई सिस्टम में यहाँ कम सॉल्यूट है, कम सॉल्यूट तो सॉल्वेंट ज्यादा है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट, जहाँ सॉल्वेंट ज्यादा वहां से कहाँ फ्लो होगा, हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट तक, ठीक है। तो इन शॉर्ट ऑस्मोसिस को आप कहोगे कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन, ठीक है। इस चीज को कंफ्यूज मत करना, अगर ये भी फिर से समझ में ना आए मैं 10 बार और समझाऊंगा ये चीज, ठीक है। आई होप मैंने अपने आप को इसमें थोड़ा बहुत क्लियर कराओ। अब क्या है, मैं भगा नहीं रहा हूँ इस चैप्टर को, मैं चाहूँ तो इसे एक वीडियो में खत्म कर दूं इस चैप्टर को, लेकिन ये भगाने की जरूरत नहीं है, हर एक छोटी चीज हम समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, मैंने आपसे कहा था 1 घंटे से ऊपर की वीडियो ये नहीं होगी, तो हम यहाँ पर इस चैप्टर को खत्म करते हैं और इस चैप्टर से हम आगे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, या फिर देख लेंगे थोड़ी देर बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप एक ही दिन में कंप्लीट कर ले, फिर अलग अलग डेज में कंप्लीट कर लो, या फिर कोई एक्स्ट्रा क्लास लेकर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। भागना नहीं है, चैप्टर खत्म करने जल्दी नहीं है, चीजों को समझने की बात है, ठीक है। आप यहाँ जुड़े क्यों, 365 पे एक्स पे आप आए क्यों, ताकि आप चीजों को और अपने बेसिस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए हो ना, तो भागने के लिए तो नहीं आए, ठीक है। भागने के लिए आपके पास ग्राउंड है, ठीक है, वहां भागो, यहाँ मत भागो पढ़ाई में, ठीक। तो हमने आज ये 10 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हें आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, कभी छोटा साइज है, कभी बड़ा साइज है। पढ़ा क्या होगा, रॉबर्ट हुक, सेल्फ फंडामेंटल, ल्यूबेनहुक की बात होगी, रॉबर्ट ब्राउन की बात होगी, पोकेंजे, श्लेडेन, वर्चो, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स की हमारी बात हो गई, इन सब पॉइंट्स को आप एक बार फिर से रिकॉल करना, जब वीडियो खत्म हो जाए आप इसे रिकॉल करो, ठीक है। सो अब ये खत्म हो गई, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगला जो आपका जितना भी चैप्टर रह गया हम इसे आगे आने वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लोगों तक अगर आप चाहें कि ये जो हमारा मूवमेंट है, जो हमारा विजन है, ये और लोगों तक पहुंच पाए, इसके थ्रू अगर आप समझ लो कि ये अच्छा है और लोगों तक भी जा सकता है, ठीक है। ये 365 में अगर आपको ये सब चीज मिल रही है, पसंद आ रही है, और लोगों तक इसे पहुंचाओ, ठीक है, ताकि हम उनकी भी हेल्प कर पाएं और उनके थ्रू हम भी अपने आप को ग्रो कर पाएं, ठीक है। आप हमें बताओगे अपना फीडबैक, हम उससे ग्रो करेंगे, ठीक है। जाहिर है हम भी इंसान हैं, हम भी गलती करेंगे कभी ना कभी, तो अपनी गलती सीखेंगे, आप अपनी गलती सीखो, और हम दोनों साथ मिलके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट चैप्टर में, या फिर इस चैप्टर का जब कंप्लीट करेंगे हम तब मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी आपकी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपकी हर तरीके की दिक्कत के हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।